गुड इवनिंग व्यूअर्स, आई एम ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान। आज हम आपके सामने आए हैं कुछ डोगरों की बातें करने, एज यूजुअल जो हम करते ही हैं। आज हम कुछ डोगरों के इतिहास के बारे में कुछ स्पेशल बात करना चाहेंगे। और बताया जाता है कि नॉर्मली जो परसेप्शन है वो ये है कि महाराजा गुलाब सिंह के पहले डोगरों का कोई इतिहास ही नहीं था, यानी कि डोगरा रेस शायद प्रोमिनेंस में आई महाराजा गुलाब सिंह के साथ, परंतु ये सही नहीं है। अगर हम इमीडिएट भविष्य भूत में भी देखें तो हमारे राजा रंजीत देव जो थे वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट डोगरा रूलर थे, और वो 1737 में शायद वो राजा बने, और दैट वाज 18th सेंचुरी। उसके पहले भी कुछ इतिहासकार जाते हैं और वो बताते हैं कि डोगरों का इतिहास शायद 12वीं सेंचुरी से शुरू होता है, परंतु हमारे पास कुछ तथ्य हैं, कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में, डोगरों के बारे में कभी लिखा ही नहीं गया, कभी उनकी जो फैक्ट्स हैं उनको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, इसलिए हमें इनके बारे में कुछ पता नहीं है। और बताया जाता है कि डोगरास बहुत बड़े शूरवीर थे, लड़ना उनका पेशा था, और बहुत बड़े योद्धा थे, पराक्रमी थे, बहुत उन्होंने जंगों में खिताब हासिल किए, परंतु जब लिखने पढ़ने की बारी आती थी तो हमारे डोगरों में बहुत कम राइटर्स थे, और जो थोड़े बहुत थे भी उनको भी शायद इतिहासकारों ने इतनी प्रोमिनेंस नहीं दी, या उनको वो शीर्ष स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। उसका कारण शायद ये था कि शायद उनकी जो पब्लिकेशंस थी वो बहुत कम थी। परंतु अभी आज हमारे साथ एक बड़े ही युवा डोगरा इतिहासकार सौरभ सरमल राजा जी हैं, जो पेशे से इंजीनियर हैं, और इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद इनका बहुत सारा इंटरेस्ट था डोगरा हिस्ट्री में, और इन्होंने काफ़ी सारी रिसर्च करी है। और रिसर्च करके मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने डोगरों की हिस्ट्री 7000 साल पुरानी हिस्ट्री अनअर्थ करी है, और वो भी सारे सोर्सेज के साथ, रेफरेंसेस के साथ, कोई भी माइथोलॉजिकल रीजन नहीं है, वह प्रॉपर रिसर्च करी है और उसके बाद कंक्लूजन्स में निकले हैं, और बड़े ही स्टार्टलिंग कंक्लूजन्स हैं। जैसे आपको ये बता दें कि अलेक्जेंडर को बताया जाता है कि उन्होंने पोरस को डिफीट किया। पोरस एक डोगरा राजा था जिसको पुरवारा भी बोला जाता था, तो पोरस ने अलेक्जेंडर को मारा था, उसको डिफीट किया था। वो एक अलग सब्जेक्ट है, वो भी बात करेंगे, परंतु आज हम इनसे जानना चाहेंगे। सौरभ जी, हमें ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि ये डोगराज आफ्टर ऑल कौन है, इनकी डेफिनेशन क्या है, किसको हम डोगरा बोले, और इनकी पुरानी हिस्ट्री पीछे से कैसे शुरू होती है और आज तक जो पूरा वो आया है, उनको संक्षेप में बताइए ताकि लोगों को समझ में आए, और हमारे जो नए रीडर्स हैं या आज हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके मन में एक कौतूहल पैदा हो, एक क्यूरियोसिटी पैदा हो कि पता तो करें डोगरों की हमारी हिस्ट्री क्या है, जो कि बहुत ही रिच हेरिटेज है, और हमने बहुत बड़े कारनामे किए हैं, और उसके बाद हमारी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो आज हम अपने आप को थोड़ा सा हीन मानते हैं, तो इस चीज़ को निकालने के लिए थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि डोगरों को क्या पास्ट है, क्या हिस्ट्री है, और उन्होंने क्या क्या काम किए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब डोगरों की बात आती है तो सबसे पहले जो बात आगे लाई जाएगी कि डोगरे आज ही कुछ साल पहले, कुछ 100, 200, 300, 400 साल पहले इनका इतिहास था। इससे पहले डोगरों कोई जानता नहीं था, इस प्रकार की ना कोई ट्राइब था, ना कुछ ऐसा था। और जब डोगरों की हिस्ट्री को बैक भी ले दिया जाए तो इसको ऐसी ऐसी जगहों से जोड़ दिया जाता है जो असल में किसी भी ऐतिहासिक या किसी भी अगर कह सकते जेनेटिक तौर से भी उसको हम सही मायने में मान ही सकते कि वो सच्चाई हो। जब हमने देखा डोगरों पे कि आखिरकार डोगरा कौन हो सकते हैं और ऐतिहासिक रूप से इनके कौन एंसेस्टर्स हो सकते हैं और एक इनसे इनका जो डायरेक्ट तार जुड़ती है, तो हमने अलग अलग इतिहासकारों को पढ़ा, और आम तौर पर देखा जाए हमारे जितने भी इतिहासकार रहे हैं उन्होंने अलग अलग अपनी थ्योरीज दी। कुछ ने खासकर महाराजा रणवीर सिंह जी के टाइम पे जो असल में वो भी एक अपने लेवल पे काफ़ी डोगरों के लिए काम किए हैं, और उन्होंने डोगरा एंशिएंट जो स्क्रिप्ट थी उसको भी उन्होंने रिवाइव किया, और उसको कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देवनागरी पे उन्होंने उसको थोड़ा लाया था कि ताकि आम जनमानस जो डोगरा स्क्रिप्ट की तरफ वो चल पड़े। शायद ये आप नहीं सोचते कि ये एक रेट्रोगेट सेट था, अगर टाकरी को ही थोड़ा ज़्यादा अगर वो बाहर लाने की कोशिश करते हैं तो शायद अच्छा होता। देवनागरी के जाने के रीज़न ये है कि आज जो हमारे कॉलेजेस में 18 कॉलेजेस बचे हैं जहाँ पे डोगरी पढ़ाई जाती है, उसमें टाकरी का और लंडों का नाम ही खत्म हो गया है, और खाली देवनागरी रह गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से मैं पूरे सहमत हूँ। और मैं तो चाहता था कि अगर उस समय महाराजा रणवीर सिंह वही पुरानी स्क्रिप्ट को वैसा का वैसा ही लाते और ज़्यादा बढ़िया होता, क्योंकि महाराजा रणवीर सिंह के पहले की जो जितने डिस्क्रिप्शन मिलते हैं उसमें पुराने वाली इस्तेमाल हुई है, जिसे पुराने डोगरा अक्षर भी कहते हैं, या जिन्हें
टाकरी भी कहते हैं, गणमत भी कहते हैं, अपने अपने नाम दिए सबने। इवन कुछ जगह उनको देवसेसा भी कहा जाता है, देवाशेष कहते हैं। तो उनको वैसा का वैसा अगर लाया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी चलो महाराजा रणवीर सिंह ने कुछ डोगरों के लिए काम किया और अपनी सरकारी भाषा में भी डोगरी को डाला उन्होंने, कि दरबारों में भी डोगरी बोली जाए। और जो खासकर उस समय के नंबरदार हुआ करते थे या जागीरदार हुआ करते थे, उनको कहा जाता है कि आपको डोगरी आनी ही चाहिए। विद पर्शियन साथ में चलती थी, वो भी सरकारी भाषा थी। और बेसिकली जो पर्शियन जो यहाँ पे आई थी उसकी वजह से थोड़ा डोगरी को धक्का लगा। हाँ, वैसे एक डोगरी कह सकते हो कि ऐसी भाषा जो सबको अपने में समा लेती है। और आज डोगरी में काफ़ी पर्शियन इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा। मैं तो इसको मानते हैं एज ए सिस्टर लैंग्वेज कह सकता हूँ। पर्शियन और डोगरी ये दोनों आपस में आप इतना इंटरमिक्स हो रखी हैं कि हमें पता नहीं चलता कौन से पर्शियन वर्ड हैं और कौन से डोगरी वर्ड हैं। आपस में सारे के इंटरकनेक्ट काफ़ी अच्छे से तरीके हो चुके हैं। और एक लिविंग लैंग्वेज वही होती है जो सारी की सारी बाकी लैंग्वेज को अपने में समा लेती है। और यहाँ पे कई भाषाएं रही वो ख़त्म हो गई समय के साथ साथ, लेकिन डोगरी अभी तक जीवित है। और महाराजा रणवीर सिंह ने जो उस समय डोगरी के लिए चलो किया, और इवन जो पुराने वाले अक्षर थे, पुराने वाले जो महाराजा रणवीर सिंह के पहले इस्तेमाल हुआ करते थे, उसके लिए हमने भी एक अपना प्रोजेक्ट रखा था और हमने वो कायदे इसको डिजिटलाइज किया हुआ है। और एक और भी प्रोजेक्ट है, उस पर भी काम चल रहा है। अभी भी डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, मे भी हो सकता है काफ़ी जल्दी एज ए ऐप के तौर पर या किसी और तरीके हम उसको आगे ला सकते हैं। अभी जैसे बात कर रहे थे हम कि डोगरा कहाँ से आया या डोगरा की हिस्ट्री कहाँ से है, तो हमारे इतिहासकारों ने कईयों ने द्विगत बनाया, कईयों ने दुर्गा बनाया, तो कईयों ने और कोई वर्ड इस्तेमाल कर दिया कि जो वेदों से कोई वर्ड मिलता था, बोलते यार ये हो सकता है ये वेदों से इसी वर्ड से निकला हो। कईयों ने तो एक ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया कि यहाँ के लोगों को गले की बीमारी थी इसलिए डोगरा कह लिया गया इन्हें। ये भी कुछ ऐसे इतिहास ऐसे भी क्लेम करते हैं। लेकिन जो सही तरीके से जो हमें अपने लेवल पे जो मुझे सही लगता है हमें कि डोगरों का ये इतिहास पूरा का पूरा खशों से जुड़ता है। अब एक सवाल है कि आखिरकार खश कौन, ये सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि खश भी एक ट्राइब होना चाहिए ना जी। ये खश ट्राइब भी कह सकते हो और उससे बड़े में से एक रेशियल आइडेंटिटी कह सकते हो। रेशियल आइडेंटिटी जी, रेशियल आइडेंटिटी कह सकते हो, जिसके अलग अलग ट्राइब्स हुए आगे, जिन्होंने जहाँ जहाँ गए वहाँ अपनी निशान छोड़े और वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन में वो मिल गए। और इस तरीके से मिले कि आज तक उनके हर जगह आपको जहाँ भी देखोगे आपको खश हर जगह मिलेगा। पूरे एशिया में आपको हर जगह पे खशों के नाम पर जगहें मिलेंगी, खशों के नाम पर सिटीज़ बसी हुई मिलेंगी। चाहे आप हमारे जम्मू में देखो, यहाँ भी आपको हमारे कई इलाके रियासी वाले साइड को खसियाली भी बोलते हैं। खसियाली के रियासी के आगे उस इलाके, और इवन वहाँ की जो डोगरी बोली जाती है उसे भी खसियाली ही कहते हैं। इवन रामबन साइड जाओगे तो वहाँ पे खा बोला जाता है, जो भाषा का तरीका वो भी खसों से खा आता है। और इवन खशों का जहाँ वर्ड आता है ये इसका पूरा मतलब है खशा, यानी खश, खशान, खुश, मतलब अलग अलग तरीके से भाषा के वेरिएंट के हिसाब से इनको बना दिया जाता है। और इसका मतलब एक तरीके से करो पहाड़ों पे राज करने वाले कह सकते हो खशों को। और इनका पूरे एशिया में खासकर सेंट्रल एशिया रूट्स ज़्यादा आती हैं सारी। और इवन जम्मू कश्मीर देखा जाए तो हमारा जो पूरा डोगर का इलाका हमारे काफ़ी अच्छा लिंक रहा है सेंट्रल एशिया से। अगर कोई भी किसी तरीके से अगर इतिहास में जाता है उससे पता चलता है कि यहाँ पे हमारे किस तरीके से सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड होते थे। यहाँ पे बाकायदा सिख रूट्स थे, यहाँ पे हमारे व्यापारी उधर जाते थे, उनके व्यापारी यहाँ आते थे। और एक काफ़ी पुरानी हिस्ट्री जो जितनी हम पीछे ले जाएँ उतने हमें वहाँ पे उसके सोर्स मिलेंगे। और यहाँ पे कई इतिहासकारों ने इस पे लिखा भी है, खासकर अंग्रेजी इतिहासकार जो उस समय यहाँ पे अंग्रेज आए, कई ईडिश इतिहासकार थे, उन्होंने भी बताई, जैसे कि स्टीन ने इनके बारे में लिखा है। उन्होंने बोला कि ये पूरी की पूरी कश्मीर से लेकर दार्जिलिंग का इलाका, नेपाल का, उन्होंने खशों के वहाँ पे इंटरेस्ट दिखाए। इवन काफ़ी सारे जैसे ठाकुर लक्ष्मण सिंह रहे, उन्होंने भी लिखा है। जैसे कि हमारे अधिकारी साहब रहे, उन्होंने भी लिखा। इवन हस्टिन कॉक जो अंग्रेज थे वो भी उन्होंने भी लिखा। मतलब हर किसी ने थोड़ी थोड़ी एक कैसे थे अपना एक निशान दिया कि भाई आप इसको बेस मान के आगे आप काम कर सकते हो। लेकिन हमारे जो यहाँ के इतिहासकार रहे उन्होंने इसको पकड़ा नहीं, उन्होंने एक अलग ही लाइन पकड़ ली और इसको पूरा का पूरा इग्नोर कर दिया, यानी कि उन कड़ियों को जोड़ा नहीं। लेकिन फिर भी मैंने देखा कुछ इतिहासकार हमारे यहाँ के जम्मू के भी जिनको शायद लोग जानते ना हो और उनको ज़्यादा में भी पढ़ा नहीं जाता, उनकी लिखी हुई जो लेख हैं वो उनको भी ना पढ़ा गया। और कुछ तो ऐसे हैं कि जिन्होंने इसको पूरा आगे लाने की कोशिश की। जब मैं इसकी सोच ढूंढ रहा था तो उनके बारे में मुझे पता चला, लेकिन उनको पूरा साइलेंट कर दिया। जिनमें आपने में भी हो सकता है नाम सुना हो, देशबंधु डोगरा जी।
उन्होंने इस पर उन्होंने खशो कनेक्शन उन्होंने भी जोड़ा है इस तरीके से, लेकिन उनकी भी जो जितनी भी उन्होंने शोध किया इस पर उसको साइलेंट कर दिया गया। इवन अगर डोगरा जो वर्ड है इसका अगर देखो, इसका तो अगर चंबा कॉपर प्लेट्स को देखोगे तो वहाँ पे वर्ड आता है दुर्गर, और ये दुर्गर एक मिलता जुलता वर्ड है डोगरा से, और उस समय दुर्गर का राजा आया, उससे लड़ाई हुई, वो हुआ चंबा में 2-3 बार अलग अलग तरीके से कॉपर प्लेट्स में लिखा है। और पीछे जाए हमें ये कॉपर प्लेट्स कहाँ अवेलेबल है? इस समय ये चंबा वहाँ पे पड़ी हुई है, वो आपके वहाँ पे किसी म्यूजियम में है? बिल्कुल बिल्कुल चंबा के तो म्यूजियम में उनको है। कोई उसके बारे में कोई बात नहीं करता? वो करता नहीं है, हम क्या कह सकते हैं अभी, बाकी बकायदा वहाँ पे लिखा होगा, और अब इसकी ट्रांसलेशंस भी, और सबसे पहले करने वाले अंग्रेजी रहते हैं, उन्होंने ही इस पर बहुत काम किया, क्योंकि हमारे देश में तो ऐसे ऐसे जगहें थी जिनको एक समय तक पता नहीं क्या क्या मान के उसको मान लिया जाता है। जैसे अगर अशोक की वो देखे स्तंभ देख लें, उनके एडिक्ट्स देख लें, वहाँ भी उसके एक ज़माने में उसको धर्मराज का स्तंभ मान के पूजा किया करते थे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ में अंग्रेज आए, उन्होंने प्रिंसिप रहे, उन्होंने उसको डिकोड किया, उन्होंने बोला यार ये तो अशोक का है। इसी तरीके से खशों का और खासकर डोगरों का इतिहास भी इसी ऐसे छुपा हुआ है, जिसे डिकोड करने में हम किसी दिख से असमर्थ रहे हैं। तो आपको मतलब जैसे डोगरा हश जो रेस थी वो बेसिकली डोगराज ही? जी बेसिकली डोगराज ही, और डोगराज कह सकते हो, डोगराज उनके यहाँ के, और यहाँ कह लो कि जैसे दोनों का मतलब मिलता जुलता ही है। देखे खश का मतलब पहाड़ों वाला हो गई, बना अब लंडा में देखोगे, मांझा जो डायलेक्ट्स उनमें देखोगे वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे वो डोगरा किसे बोला करते हैं कि जो पहाड़ों में रहते हैं वो सबको डोगरा बोलते हैं। जब जो पंजाब की तरफ चले जाओगे, इवन फरीद साहब की कुछ पोइट्रीज आती है, उन्होंने वहाँ पे डोगर वर्ड इस्तेमाल किया है, वो भी ये कहते हैं कि भाई पहाड़, वहाँ भी पहाड़ का इस्तेमाल किया जाता है। और डोगरा का एक मतलब और भी आता है, जो मुंडा लैंग्वेज में आप देख सकते हो वहाँ पे आता है, उसका मतलब पुरातन, सनातन, पुराना। इससे क्या हो सकता है, वो पहाड़ों के पुराने जो रहने वाले कबीले, और उसमें कुछ प्लेन इलाका भी आता है, झेलम तक के लोग कुछ इलाके हैं। प्लेन इलाका तो आता ही है, मतलब यही वही लोग पुराने, आप पुरातन कह सकते हो, पुरातन, और जो सेटलमेंट्स में रहा करते थे, यानी कि किलाबंदी, किला वो नहीं होता बड़ा कि महल बना लिए, किलाबंदी एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि एक ट्राइब है, ट्राइब इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी एक जगह बंद कर ली, भाई इतना सा इलाका मेरा है, और अगर आप हम पर अटैक करते हो हम एक साथ होकर आप अटैक करेंगे, और ऐसे लोगों को डोगरा कह लेंगे। तो डोगरों के बारे में इसका इतिहास की बात अगर हम चलें, अभी अब खश की बात कर रहे हैं, तो ये खश जो रेस है इसका कितना पुराना, कितने हजार साल पुराने जा सकते हैं उसके बारे में? खशों को आप जितना चाहो, जितना पीछे जाओगे उतना हर जगह मिलेगा। तो आपने कहाँ तक रिसर्च करी? देखिए खशों का ऐसा इतिहास आता है, जैसे एक ज़माने में जो घोड़ों की बात काफ़ी चलती है कि घोड़ों को हम लड़ाई में इस्तेमाल करते हैं, घुड़सवारी का काफ़ी लोगों को शौक होता है, लेकिन अगर इनका भी इतिहास जोड़ा जाता है कि आखिरकार पहली बार घोड़ों को रेयर किसने किया, पहली बार जंग में घोड़ों को किसने उतारा, इसमें भी जो नाम आता है वहाँ खशों का आएगा। और खशों के अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल होती है, कोई कैसाइड करता है, ये भी खशों का है, खश करता है, खाक करता है, खो करता है, खशान करता है, खुशान करता है, कुशान करता है, यानी कि सारी की सारी जो मिलते जुलते वर्ड्स है, ये सारे के सारे सेम रेस के, और अलग अलग टाइम पे अपना इन्फ्लुएंस अलग अलग जगहों पे डालने वाले। जैसे अगर आप चले जाओगे एक असद कबीले तक खशों का नाम आएगा वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे दुनिया पे यहाँ पे आप खोदोगे, आर्कियोलॉजिकल भी देखोगे, हर तरीके से आपको खशों का कोई ना कोई इम्प्रिंट्स मिलेगा। दुनिया को घोड़े भी हमने दिए, इसलिए आप ऐतिहासिक रूप से देखोगे जब भी बात आती है कि घोड़ों की, चाहे अगर हम माइथोलॉजी में भी चले जाते हैं, हिंदू माइथोलॉजी में चले जाते हैं, वहाँ पे घोड़ों की जब बात आती है आमतौर पे वहाँ पे अश्वक इलाका आपने सुना होगा। ये अश्वक हमारे नॉर्थ वेस्टर्न एरिया जो पहाड़ी इलाका, इसके लिए वहाँ के अश्वक, ये इलाके ने अश्वक भी कहा जाता था। और ये इलाका वो कहते हैं गांधार जो आज हुआ, तो वैसा जब कम्बोज की बात होती है कि कम्बोज के घोड़े, गांधार के घोड़े, और ये सारे इलाकों के नाम आएंगे, ना कि कभी ऐसा कहा गया कि बनारस के घोड़े, काशी के घोड़े, या आपके कह लो कि अयोध्या के घोड़े। तो आपका मतलब है ये जो कष्ट रेस थी ये कांधार के तक भी गई हुई थी? बिल्कुल। और वो डोगरलैंड तो नहीं है ना? वो नहीं, हमारा कह सकते हैं कि रिलेशन है उनके साथ, रिलेशन। और दूसरी कह सकते हैं उनका एक अलग तरीके से वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस रहा, और कोई डोगरा बने, कोई कुछ और बने, उसी रेस से निकल के आगे कबाइल बढ़ते गए। तो रिलेशन की अगर बात कर रहे हैं कि उस रेस से निकल के ये कबीले बनते गए और बाद में इकट्ठे हुए किसी टाइम पे आकर के, ये भी बताया जाता है कि रामचंद्र के जो वंशज थे वो भी अयोध्या से कभी आए थे हमारे डुग्गर देश में, और यहीं पढ़ के रह गए। शायद कुछ राजपूतों का कोई क्लैन कहता है कि हम रामचंद्र के वंशज हैं, जैसे डॉक्टर करण सिंह की फैमिली है जो महाराजा गुलाब सिंह की,
वो भी अपने आप को रघुवंशी बोलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो क्लेम तो मेरी फैमिलीज में किया जाता था कि हम भी डायरेक्ट श्री राम जी के वंशज हैं, हम भी रघुवंशी हैं, मेरे क्लैन में भी कहा जाता था। तो फिर वो शुरुआत डोगरे थे, में- वो डोगरे थे कि नहीं जी, थे, या बाद में बन गए? ये उसी का बताता हूँ कि लेकिन जब हमने देखा कि मैं कहा यार इसका कोई तो सोर्स होगा, कोई तो बेस होगा, और आम तौर पे जो ये जितनी भी जिनोलॉजीज आती हैं ये सारी पुरानी आती है, पुरानों से निकाली हुई। तो जब हम पुरानों में भी गए और कुछ ऐसी चीज़ें खासकर हमने रामचरितमानस खोला या और भी कुछ भागवत पुराण खोले, उसमें देखा कि वहाँ पे एक जगह ऐसा आता है कि उन्होंने बोला कि श्री राम जी के वंशज जो हैं आगे, इनकी कोई रेस का आगे कोई वंशज ही नहीं। वहाँ पे ऐसी बात की जाती है कि इनका आगे कोई था ही नहीं। इवन यहाँ पे जो नाम दिए जाते अग्निगिर या जो भी कहते हैं वो आए यहाँ पे, ऐसा ऐसा हुआ। किसी भी पुराण में मुझे इनका रेफरेंस नहीं मिला, क्योंकि मेन तो जो पुरानिक जिनोलॉजी का जो सोर्स है तो पुरानी है, वो पुरानों में इनका नाम आ गया। वहाँ पे दूसरे का नाम आएगा कि उनका भाई था, लेकिन वहाँ पे कहते हैं कि उनका वंश भी खत्म हो गया, ऐसी ऐसी बात आती है। और सेम एक ही उसी वंशावली को लेके काफ़ी अलग अलग क्लैंस अपना क्लेम डालते हैं कि ये हमारा हो, लेकिन इसका कोई ठोस रेफरेंस नहीं है। और हमने इसी चीज़ को देख के और भी काफ़ी जगहों पे देखा, जैसे आज के सियालकोट इलाके में या वैसे आगे पीछे इलाकों में जो थे, वहाँ के जो डोगरस थे वो अपना भी वो भी जोड़ते थे लिंक अपना, लेकिन वहाँ पे उस अग्निगिर की जगह कुछ और नाम आ जाता है। इवन हमारे एस.डी. चाणक्य साहब ने भी इस पर लिखा, लेकिन उन्होंने जो जब लिखा उन्होंने एक लाइन में इसको ख़त्म कर दिया, मतलब होता है ना नीचे रेफरेंस पर स्टार डाल के कि ऐसा हो सकता है, अगर हो सकता है उस पर उन्होंने भी शोध नहीं किया वैसा, मतलब उनके बारे में कोई रेफरेंस नहीं थी। उन्होंने भी उस समय की जो होते हैं ना बाढ़ कहते हैं या जो भी कहते हैं, जिनके पास वंशावली उन्होंने उनका इस्तेमाल किया होगा, वहाँ पे गए होंगे, लेकिन उन्होंने जो वर्ड वहाँ पे इस्तेमाल किया, वहाँ पे उखलगढ़ किया वर्ड इस्तेमाल, अक्षरगढ़ इस्तेमाल किया, इस तरीके के नाम। और ये नाम असल में हम इसको खोदोगे, हमें जब उनके रेफरेंस जानना शुरू करोगे, हमें इनके मतलब अगर संस्कृत डिक्शनरी में देखते हमें नहीं मिलते ऐसे वर्ड्स में। इवन जैसे हमारे दो राजे जम्मू के ही काफ़ी, जिनका नाम प्रसिद्ध है, जाम्बूलोचन और बाहुलोचन। और जब जाम्बूलोचन और बाहुलोचन की बात की जाती है तो इसका भी हमने कुछ विद्वानों से मेरी बात हुई, उनसे संस्कृत की ज्ञाता, मैं उनको बोला यार मुझे इनका मतलब बता दो जाम्बूलोचन और हमारे बाहुलोचन जी का, क्योंकि यहाँ पे तो सबसे बड़ा पूरा को पूरा कहते जम्मू ही उन्होंने बसाया, और आज बावे वाली माता का भवन भी तैयार है वहाँ पे। तो मैंने बोला इसका मतलब तो हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार जाम्बूलोचन है तो इसका मतलब क्या हुआ, और अगर बाहुलोचन है तो इसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने बोला जाम्बू का मतलब होता है जामुन, लोचन यानी कि आँखें, जिसकी जामुन जैसी आँखें। मैं कहा ठीक है, जब बाहुलोचन की बाहु का हो गया बाजू, अब बाजू है और उसका लोचन मतलब बाजू जैसी आँखें। ये मुझे कुछ इसका मुझे मज़ा नहीं है इस बात का। फिर इसको भी हमने पुराना हमने खोदा, इवन एंशियंट पुरानी जो रही है पर्शियन, उसमें खुंगाला और हमारे डोगरा और जो आगे पीछे जो हमारी जितनी भी लैंग्वेज रहे, इनमें खोद के जब हम गए तो इनका मतलब कुछ और निकल आया। जाम्बूलोचन का मतलब जब हमने देखा पर्शियन लैंग्वेज पुरानी वाली, और हम उस समय खातिबन यहाँ की जो चाइनी भाषा थी उनको पकड़ा, और इसमें लास्ट में जो चीज़ निकलती है उसका जो जाम्बूलोचन का मतलब होता है एक ऐसा राजा, वो धार्मिक तो हो जो पहाड़ों पे राज करता हो, उसका और जिसको हरा पाना मुश्किल हो, उसका मतलब है जाम्बूलोचन, जिसकी अपनी ये कहते हैं अपना कदावर पूरा राजा हो, जिसका पूरा रूल हो और उसको हरा पाना मुश्किल हो और धार्मिक रुचि रखता हो। और फिर इसको हमने जोड़ना शुरू किया, देखा कि असल में देखो जाम्बूलोचन देवी माता काली का आता है, इवन बाहुलोचन का भी सेम ऐसे मतलब आता है। बाहुलोचन का आता है धार्मिक राजा, और बाहुलोचन का तो कहा जाता है कि उन्होंने माता का दरबार बसाया, वो तो धार्मिक राजा ही थे। तो लोचन का मतलब ही होता है एक सेंट टाइप का आदमी। तो इनका भी हमें जब पूरा देखा रेफरेंस, हमने सिर्फ एक तरफ देखते हैं कि हम इसी लाइन को पकड़ते हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हर तरीके से हर जगह खोजना। Please like and subscribe.